हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे फूड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, फूड माइक्रोबायो के बारे में हम बात करेंगे। इसमें बैक्टीरिया, जो भी हमारे माइक्रोब, छोटे छोटे बैक्टीरिया, हमारे माइक्रोब्स जो होते हैं, छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो हमारे खाने में पैदा हो जाते हैं और खाने को क्या कर देते हैं, हार्मफुल इफेक्ट देते हैं। ठीक है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फूड माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले ही क्या है, पार्ट ऑफ साइंस। फूड माइक्रोबायो एक बहुत बड़ा फील्ड है। अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत डिग्रीज भी आपको देखने को मिलती हैं। तो ये क्या है, साइंस का एक पार्ट है। फूड माइक्रोबायो डील्स विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हमारे खाने में होते हैं, उनके साथ ये डील करता है। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव होते हैं हमारे खाने में। जैसे कि अगर आप दही देखोगे, कर्ड देखोगे, तो उसके अंदर भी आपको छोटे छोटे बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोड्यूस, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब प्रोड्यूस होते हैं, ग्रो होते हैं, लिविंग इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंटल ग्रोथ। ठीक है, तो ये सब इसमें देखने को मिलता है। आपके ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डील्स विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं, कैसे वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैसे वो ग्रो हो रहे हैं, कैसे उनकी लिविंग साइकिल जो है वो इफेक्ट हो रही है, कैसे वो बढ़ रहे हैं, कैसे वो लाइव हो रहे हैं, कौन से वो न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, और कौन से वो इन्वायरमेंटल ग्रो, इन्वायरमेंट के कैसे इन्वायरमेंट में वो ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हम फूड माइक्रोबायो में पढ़ते हैं। स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे किस में आएंगे, फूड माइक्रोबायो में आएंगे। हमें दिखाई भी नहीं देते वो। अगर आप देखो, कर्ड के अंदर इतने बैक्टीरिया होते हैं, पर वो हमें दिखाई कहाँ देते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कैन नॉट बी सी विद न्यूड आइज, हम इन्हें अपनी न्यूड आइज से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें माइक्रो वो जो हमें लेंसेज वगैरह होते हैं, या फिर आपको, ठीक है, तो इसे हमें देखने के लिए स्पेशल मशीन्स वगैरह की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके बाद फूड पॉइजनिंग हम इसमें पढ़ सकते हैं। जो खाने की पॉइजनिंग हो जाती है, जो हम गलत खाना खा लेते हैं, जिसमें माइक्रोब्स होते हैं, ख़राब होता है, फंगस लगा हुआ खाना हम खा लेते हैं, तो वो हमें कितना फूड पॉइजनिंग देता है। फूड स्पॉयलेज, जो खाना हमारा ख़राब हो जाता है। फूड प्रिजर्वेशन भी हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन तो हमने अभी लास्ट क्लासेज में भी पढ़ा था। ठीक है, तो यही है आपका फूड माइक्रोबायो में। बैक्टीरिया आएंगे, फंगस आएंगे, एल्गी आएंगे, प्रोटोजोआस आएंगे, और आपके वायरस आएंगे। ये सब हमारे किस में आते हैं, फूड माइक्रोबायो में आते हैं। ठीक है, क्या है, छोटे छोटे तरीके के कीड़े हैं एक तरीके के ये। ठीक है, जो आपके खाने में बहुत छोटे छोटे वायरस वगैरह पाए जाते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें है आपका जो इंट्रैक्शन, इसमें हम और क्या पढ़ोगे आप, इंट्रैक्शन बिटवीन फूड एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमारा जो फूड है और जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके बीच का इंट्रैक्शन हम इसमें पढ़ते हैं। मेक न्यू प्रोडक्ट, सम आर बेनिफिशियल और सम आर हार्मफुल। ठीक है, ये दोनों जो आपके फूड के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करता है, तो ये एक नया प्रोडक्ट बनाता है। मेक न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसमें से कुछ तो बेनिफिशियल होते हैं, कुछ जो हैं वो हार्मफुल होते हैं। जैसे कर्ड है हमारा, तो कर्ड में जो बैक्टीरिया होता है वो बॉडी के लिए हेल्दी होता है। ठीक है, उसे खा करके हमें बॉडी में हमारे लिए बेहतर होता है वो कर्ड का बैक्टीरिया। ठीक है, तो कुछ तो इसमें बेनिफिशियल होता है, फ़ायदेमंद होता है, कुछ क्या होता है, हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट कर देता है लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में। ठीक है, लैक्टोज क्या है, हमारी मिल्क शुगर है। कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने। तो आपके मिल्क शुगर में क्या होता है, जब आप मिल्क के अंदर थोड़ी सी दही डाल दोगे, तो उस दही में क्या आ जाएगा, आपका लैक्टोबैसिलस आ जाएगा। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, अपनी कॉलोनी बढ़ाता है। रात रात में ही वो अपनी बहुत सारी कॉलोनी बढ़ा देगा। ठीक है, 12-13 घंटे में वो कॉलोनी बढ़ा के वो पूरे दूध के का जो लैक्टोज था उसको कन्वर्ट कर देगा लैक्टिक एसिड में। तभी वो दूध जो है आपका दही में कन्वर्ट हो जाता है और वो खट्टी खट्टी हो जाती है। ठीक है, चेंज इन फूड, फूड में बदलाव आते हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी कम्युनिटी में इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अलग अलग तरीके के फूड में बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें अब आपका क्या है, फूड लेजिस्लेशन, फूड बॉर्न डिजीज़, फूड हाइजीन, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फूड लेजिस्लेशन, क्या क्या नियम है। आपने देखा होगा आपके फूड आइटम में एक्सपायरी डेट लिखी हुई थी, वो इसीलिए लिखी हुई थी कि आपका जो फूड है वो एक्सपायरी तो नहीं है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल्स बने हुए हैं, फूड लेजिस्लेशन हो गया, फूड बॉर्न डिजीज़, खाने से हमें कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है, और फूड हाइजीन, ये सब हमारा इसमें देखने को मिलता है। ठीक है,
फिर है हमारा हिस्ट्री ऑफ फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम देखें तो फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या क्या हिस्ट्री है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो प्री साइंटिफिक एरा, ठीक है, जो हमारे पुराने ज़माने का जो प्री साइंटिफिक एरा है, एक तो वो हो गया। इसमें आपका क्या है, फूड गैदरिंग पीरियड था और फूड प्रोड्यूसिंग पीरियड था पुराने ज़माने का, ठीक है, जब हम जंगलों में रहा करते थे। तो वो क्या है, एक तो फूड गैदरिंग एरा था जिसमें जो ह्यूमन था वो कार्निवोरस एनिमल्स था और ईट एनिमल्स, ठीक है, हमने शिकार किया, उसी समय एनिमल्स को मारा और उस एनिमल्स को खा लिया, ठीक है। तो ये तो फूड गैदरिंग स्टेज था, ठीक है। फिर था फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज। इसमें क्या करने लग गए थे, हमने अनाज उगाने शुरू कर दिए, ठीक है। तो जब अनाज उगाते तो एक एरिया में हमने अपने घर बनाए, उस एरिया में हम सेट हो गए, उसके बाद हमने अनाज उगाने शुरू कर दिए, तो ये क्या है, फूड प्रोड्यूसिंग पीरियड था, ठीक है। इसमें क्या है, प्लांट बेसिस एग्रीकल्चर पीरियड भी आप इसे बोल सकते हो। पहले तो लोग जंगलों में घूमते रहते थे, अपनी गुफाओं में रहते थे, एनिमल्स को मारते थे, खा जाते थे, फिर दूसरी जगह घूमते घूमते चले जाते थे, एनिमल्स को मारते थे और खा जाते थे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, फूड प्रोड्यूसिंग एरा आएगा। इसमें लोगों ने अपने घर बनाने शुरू कर दिए, कम्युनिटीज़ डेवलप करनी शुरू कर दी, और वहाँ पर ही क्या करना शुरू कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया। जब खेती करेंगे तो अनाज उगाने के लिए उन्हें वहाँ लंबे समय तक रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एग्रीकल्चर पीरियड था। प्लांट बेस्ड फूड आइटम, यहाँ पे हमारा प्लांट बेस्ड फूड आइटम भी बनने लग गए थे, फूड को स्टोर भी करने लग गए थे, और कुछ प्रिजर्वेशन टेक्निक्स को भी यूज़ करना शुरू कर दिया था। सन ड्राइंग हो गया आपका, सॉल्ट फॉर प्रिजर्वेशन, नमक को प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया था। फर्मेंटेड मिल्क, जो हम कर्ड बना के दूध को इकट्ठा कुछ दिन के लिए हम उसे स्टोर कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, मिल्क को उबालना शुरू कर दिया था। ये सब आपके पुराने ज़माने में ये टेक्निक जो हैं वो शुरू हो गई थी। तो ये फूड प्रोड्यूसिंग पीरियड आया, सबसे पहला आया फूड गैदरिंग पीरियड जो बहुत पुराने ज़माने का था। उसके बाद फिर इसके बाद कौन सा स्टार्ट हुआ, फूड प्रोड्यूसिंग पीरियड, जो आज तक चल रहा है, ठीक है। अब जो हमारा है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस वॉर्म्स इन फूड स्पॉइलेज। कौन थे जिन्होंने फूड स्पॉइलेज में सबसे पहले वॉर्म्स का इंट्रोडक्शन बताया था कि हमारा जो खाना है वो स्पॉइलेज होता कैसे है, वो बताया था किरमर ने, ठीक है। उन्होंने बताया था कि जो हमारा खाना है वो किसके कारण ख़राब होता है, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारे खाने को ख़राब करते हैं। फिर हमारे पास दो टर्म्स है, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक, ठीक है। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स हमारे क्या होते हैं, देखो हमारे जो फूड है, फूड में दोनों तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एक है गुड बैक्टीरिया, एक है बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया कौन से होते हैं, वो होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है, जैसे दही में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, वो क्या हो गए, वो हमारे गुड बैक्टीरिया हो गए। तो गुड बैक्टीरिया को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोबायोटिक बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे और बैड बैक्टीरिया वो होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो गुड बैक्टीरिया है वो क्या है, हमारे प्रोबायोटिक हम कहते हैं उन्हें, मीन्स फॉर लाइफ। इसका मतलब क्या है, लाइफ के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं। ग्रीक वर्ड से आया है प्रोबायोटिक वर्ड्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़। ये हमें क्या करते हैं, प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं, हमारी डिजीज़, हमें डिजीज़ से बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। ये एक तरीके की लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर आप देखोगे कर्ड में, अगर आप उससे देखोगे कर्ड के अंदर माइक्रोस्कोप से, तो आपको देखने को मिलेगा कि उसके अंदर किस तरीके के बैक्टीरिया पड़े रहते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तभी तो वो अपनी कॉलोनी बढ़ा रहे हैं ना, तभी तो वो एकदम से दही, रात भर में दही को क्या कर देते हैं, जमा देते हैं वो, क्योंकि अपनी कॉलोनी को बढ़ाते हैं। पहले मिल्क होता है, उसमें 1 स्पून हमने दही डाली, वो दही क्या करेगी, उसमें अपनी कॉलोनी को, उसके अंदर जो बैक्टीरिया होंगे रात भर में वो अपनी बैक्टीरिया को बढ़ा देंगे, ठीक है। बैलेंस माइक्रोबियल इन इंटेस्टाइन, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर उसके अंदर भी कुछ माइक्रोब्स पाए जाते हैं। वो माइक्रोब्स हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की जो अंदर की लाइनिंग होती है उसको हेल्दी बनाने का काम करते हैं। तो ये भी क्या करना है आपके, यही प्रोबायोटिक वो होते हैं, ठीक है। तो बैलेंस माइक्रोबियल इन इंटेस्टाइन में जो माइक्रोबियल हैं वो उसको बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। हेल्दी गट फ्लोरा, ठीक है, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसको हेल्दी बनाने का काम करते हैं। गट फ्लोरा मतलब हेल्दी, गट मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। उसमें आपके हेल्दी गट फ्लोरा, जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया हैं उनको हेल्दी बनाए रखते हैं आपके प्रोबायोटिक, ठीक है। बेनिफिशियल फॉर होस्ट, ठीक है, जिसकी बॉडी में रह रहे हैं उसके लिए फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है। इनएक्टिव प्रोबायोटिक्स टॉक्सिन्स, और जो हमारे बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं तो उनको इनएक्टिव करते हैं ये, ठीक है। बाइंड कैंसर केमिकली, ठीक है, और कैंसर वगैरह भी अगर आपकी बॉडी में पनपने की कोशिश करता है तो उसको भी ये बाइंड कर लेते हैं केमिकल्स के थ्रू, ठीक है।
इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन, ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन में इम्प्रूव करने के लिए भी ये काम करते हैं, ठीक है। जैसे लैक्टोबैसिलस है तो वो क्या करता है, इम्प्रूव डाइजेशन ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज के डाइजेशन को इम्प्रूव करने का काम करता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस क्या है, जो दही वाला हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर हमने दही खाई है, दही में क्या है, लैक्टिक एसिड बन गया है लैक्टोज, तो लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा लैक्टोबैसिलस है, ठीक है, समझ में आया था। तो ये प्रोबायोटिक होता है। प्रोबायोटिक कुछ नहीं है, जो दही के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, इस तरीके के हमारे बहुत से फूड आइटम में अलग अलग तरीके का ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में बॉडी को, लार्ज इंटेस्टाइन को हेल्दी बनाए रखते हैं, जिससे बहुत सारे कैंसर से, लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम से हम बचा जा सकता है, ठीक है। तो ये इसलिए प्रोबायोटिक को यूज़ किया जाता है, ठीक है। मार्केट में मदर डेयरी के बने बनाए प्रोबायोटिक आ भी रहे हैं, छोटी छोटी दही के डिब्बे आ जाते हैं, उसके ऊपर वो प्रोबायोटिक डाल देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका प्रोबायोटिक था। अब हम पढ़ेंगे प्रीबायोटिक। अब प्रीबायोटिक क्या है, प्रीबायोटिक में क्या होता है आपका, जैसे कि हमने प्रीबायोटिक वाला जो चैप्टर है, ये हमने कार्बोहाइड्रेट में भी पढ़ा था। जो आपने देखा था, जो कार्बोहाइड्रेट का जो आपका फाइबर वाला पार्ट था, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो फाइबर वाला पार्ट था, इसी फाइबर को हम क्या बोलते हैं, प्रीबायोटिक बोलते हैं। फाइबर कहाँ पाया जाता है, फाइबर हमारे जितने भी खाने की चीज़ें हैं उनके ऊपर की लेयर में पाया जाता है। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल में पाया जाएगा, अनाजों की ऊपर की लेयर में पाया जाएगा फाइबर्स, ठीक है। तो ये फाइबर क्या होता है, हमारा प्रीबायोटिक होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो फाइबर है ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के फर्मेंट होकर के ये वाले जो प्रोबायोटिक थे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको एनर्जी देने का काम करता है। तो प्रीबायोटिक हम बोलते हैं फाइबर वगैरह को, ठीक है। तो ये क्या है आपका, प्रीबायोटिक क्या होता है, एक तो नॉन डाइजेस्टेबल फूड इंग्रेडिएंट है, ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, जैसा फाइबर है, ठीक है। फ्रूट्स में फाइबर इन फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड ग्रेन्स, ठीक है। प्रोबायोटिक क्या है, जो भी फाइबर वाली चीज़ पाई जा रही है हमारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीबायोटिक बोलते हैं। ये हम जब खाते हैं हमने चोकर वाला आटा खाया, ठीक है, हमारा जो आटा है वो हम कौन सा खा रहे हैं, चोकर वाला खा रहे हैं, उसके ऊपर की लेयर के साथ हम बिना फिल्टर करे हुआ आटा हम खा रहे हैं, जिसमें ऊपर की लेयर उसकी रिमूव नहीं है, ठीक है। तो वो क्या होगा, जब हम ऊपर की लेयर रिमूव नहीं है, जब हमने उस चोकर का आटे को खाया, तो वो क्या करेगा, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जा करके ये फाइबर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया होंगे उनको एनर्जी देने का काम करेगा, ठीक है। तो यही है, हमने कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ भी रखा है ये, ठीक है। तो ये क्या है आपका, फाइबर हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड ग्रेन्स में पाए जाते हैं। फाइबर ऊपर की लेयर में, रेशा जो पाया जाता है, ठीक है। ये बेनिफिशियल फॉर बॉडी के लिए अच्छा होता है, हेल्पफुल फॉर कॉलोनी ऑफ गुड बैक्टीरिया, ठीक है। गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी को बढ़ाने में, कि वो बैक्टीरिया बढ़े हमारी बॉडी के अंदर, उसके बेबीज़ हों, वो हमारी बॉडी के अंदर बढ़े, तो वो क्या, उसके लिए भी ये अच्छा होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फाइबर्स इन फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड ग्रेन्स, ठीक है। ग्रेन्स के, वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के अंदर फाइबर पाए जाते हैं, ठीक है। पास अनडाइजेस्टेड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, मैंने बताया था कि जो फाइबर होता है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, और बिना डाइजेस्ट हुए, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी एंजाइम फाइबर को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो बिना, हमने जो डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें भी इस पर बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है। तो ये क्या होता है, बिना डाइजेस्ट हुए ही स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, वहाँ जाके ये फर्मेंट होता है, ठीक है। पड़ा रहता है तो वहाँ पे जाके फिर फर्मेंट होने लगता है। फर्मेंट होने के बाद क्या करता है, ये जो इससे केमिकल्स वगैरह निकलते हैं वो सब निकल के क्या देते हैं, बैक्टीरिया को, यानी कि हमारे जो प्रोबायोटिक है उसको एनर्जी देने का काम करते हैं, जैसे हमारा लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरिया है, ठीक है। ये हमारे गुड बैक्टीरिया हैं, ठीक है। तो ये गुड बैक्टीरियाज को एनर्जी देने का काम करते हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम भी करते हैं प्रीबायोटिक्स, और हमें सटाइटी वैल्यू भी हमारी बढ़ाते हैं। मतलब कि अगर फाइबर रिच, क्योंकि फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर पाता कोई भी एंजाइम, तो फाइबर धीरे धीरे हमारी बॉडी में पास होता है, तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने बहुत कुछ खा रखा है, तो सटाइटी वैल्यू हमारी रहेगी, हमें बार बार भूख नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे प्रीबायोटिक थे, ठीक है। तो प्रोबायोटिक क्या हो गया, प्रोबायोटिक हो गए हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो दही वगैरह होते हैं, जो हमारी स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के उसकी लाइनिंग को हेल्दी बनाए रखते हैं, बहुत सारे कैंसर से हमें बचाते हैं। हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन में उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उससे हमें बचाते हैं। और जो प्रीबायोटिक होते हैं वो हमारे जो फूड में फाइबर पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का जो एक फॉर्म है, वही हमारे क्या करते हैं, जब हम उसे खाते हैं तो इनको, प्रोबायोटिक को क्या देता है, एनर्जी देने का काम करता है, ठीक है। तो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक ये हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक है हमारा, इसी के अंदर चल रहा है अभी,
फूड सेफ्टी में हमारे दो पॉइंट्स है, एक है एब्सोल्यूट फूड सेफ्टी और दूसरा है हमारा रिलेटिव फूड सेफ्टी। ठीक है, अब एब्सोल्यूट फूड सेफ्टी में क्या आता है, जीरो चांसेस ऑफ डैमेज। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, कोई भी जीरो चांसेस ऑफ डैमेज है, कंप्लीटली सेफ एंड एनी अमाउंट। ठीक है, जैसे कि आप अगर अपने खाने में 4 चम्मच भी हल्दी डाल लो तो आपकी बॉडी में हार्म नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि वो कितना भी अमाउंट आप यूज़ करो तो वो आपकी बॉडी में हार्म नहीं करती। तो इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट फूड सेफ्टी बोलते हैं। ठीक है, जीरो चांसेस ऑफ डैमेज का जो कि हमारी बॉडी में बिल्कुल भी डैमेज नहीं करते, उन फूड आइटम को हम किस में रखेंगे, एब्सोल्यूट फूड सेफ्टी में रखेंगे। ठीक है, रिलेटिव फूड सेफ्टी में किन को रखेंगे, सेफ इन अ रीजनेबल अमाउंट। ठीक है, अगर आपने 1-2 चुटकी उसकी आधा चम्मच या कुछ ऐसा अमाउंट जो उसमें दिया गया, बस उसी अमाउंट में अगर आप उसे यूज़ कर रहे हो तो वो बॉडी में नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने उस अमाउंट से ज़्यादा यूज़ किया तो वो आपकी बॉडी में नुकसान करने लगेगा। ठीक है, तो ये सेफ इन अ रीजनेबल अमाउंट, अगर आप पर्टिकुलर इसको तो आप कितने भी अमाउंट में लो। ठीक है, एब्सोल्यूट वाले को तो ये तो परफेक्ट है, इसको कितने भी अमाउंट में लो ये आपको कभी भी हार्म नहीं करेगा। ठीक है, ये वाला, पर ये वाला आपको हार्म करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, सेफ इन अ रीजनेबल अमाउंट, पर आप रीजनेबल अमाउंट में लोगे, एक निश्चित मात्रा में लोगे तो ये नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आप इसे ज़्यादा लोगे, उससे ज़्यादा तो आपको नुकसान करेगा। ऐसा हम कलर डालते हैं फूड में। ठीक है, हल्का फुल्का एक दो चुटकी कलर अगर हम डाल रहे हैं तो इतना तो उसका कुछ खास हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन आप अगर उसे बहुत ज़्यादा डालोगे तो वो आपको इफेक्ट करेगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हजार्ड है। हजार्ड क्या होता है, इसमें रिलेटिव टॉक्सिसिटी आती है। ठीक है, सब्सटेंस को रीजनेबल अमाउंट से ज़्यादा इस्तेमाल करने पे ये क्या करता है, इसका हार्मफुलनेस और इंजरी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, हजार्ड में क्या है, हजार्ड क्या है आपका रिलेटिव टॉक्सिसिटी में आएगा। इसमें क्या है आपका, अगर आप उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा कोई भी चीज़ यूज़ करोगे तो वो क्या करेगी, आपको हजार्ड करने लगेगी। ठीक है, आपको नुकसान देना शुरू कर देगी। टॉक्सिसिटी में क्या है, सब्सटेंस किसी भी अमाउंट में हार्मफुल। ठीक है, जैसे जहर है, 1 चम्मच खाओ 2 चम्मच खाओ पर वो आपको जहर ही रहेगा, वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल ही होगा। ठीक है, तो हजार्ड तो हमारा तब होता है जब हम किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा हम उसे यूज़ करें तो वो हजार्ड में आएगा, तब वो नुकसान करेगा। ठीक है, लेकिन टॉक्सिसिटी क्या है, टॉक्सिसिटी मतलब अगर आपने फंगस लगा हुआ खाना खा लिया तो आप कितने भी अमाउंट में खाओ वो आपकी बॉडी में क्या करेगा, हार्म ही करेगा। ठीक है, तो टॉक्सिसिटी क्या है, एक तरीके से कितना भी सब्सटेंस किसी भी अमाउंट में होगा पर वो हार्मफुल होगा, तो टॉक्सिक, क्योंकि वो क्या होता है, टॉक्सिक होता है। ठीक है, इसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, एक है बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल। अब हमारा जो फूड को क्या क्या चीज़ें ख़राब करती है, एक तो बायोलॉजी ख़राब करती है फूड में। ठीक है, बायोलॉजिकल आ गए, दूसरा केमिकल और फिजिकल आ गए कि उसमें उसके अंदर कोई केमिकल आ जाए या कोई फिजिकल चेंजेस खाने के अंदर आ जाए तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारी उसको ख़राब करती है। ठीक है, बायोलॉजिकल में क्या है, फॉरेन है, एक्सट्रानियस मटेरियल है, स्टोन्स हो गए, हेयर हो गए, ग्लास मेटल हो गए, वुड प्लास्टिक हो गए, इंसुलेशन मटेरियल हो गए, ये सब चीज़ें क्या करती है, इसमें हार्मफुल करती हैं हमारे फूड को। ठीक है, अब इसके अंदर बायोलॉजिकल हजार्ड्स में क्या आएगा, बायोलॉजिकल हजार्ड्स में क्या आएंगे, वो चीज़ें आएंगी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हो रही हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल हजार्ड्स में रखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो बायोलॉजिकल हजार्ड्स में क्या है, जो भी चीज़ें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हमारे खाने में होते हैं, वो जब हमारे खाने को इफेक्ट कर रहे हैं, खाने को ख़राब कर रहे हैं, तो जो अच्छे वाले होंगे वो तो हमारी बॉडी के लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो ख़राब हैं, ज़्यादातर बल्कि ख़राब ही पाए जाते हैं, तो वो हमारी खाने को और भी ज़्यादा टॉक्सिक करेंगे और जहरीला बना के हमारी बॉडी में जहर पहुंचाएंगे। ठीक है, पॉइजनस हमारे लिए वो होंगे। तो ये क्या है, ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये किसके कारण होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गए, वायरल हो गया और पैरासाइट ऑर्गेनिज्म हो गए। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये टॉक्सिन्स देते हैं। ठीक है, फिर टॉक्सिन्स हमारे कहाँ जाते हैं, खाने में जाते हैं और उसको ही हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। फिर हम उस खाने को खा लेंगे तो हमारे अंदर क्या देगा, वो फूड पॉइजनिंग देता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, पैथोजन इन्फेक्शन है सबसे पहला। पैथोजन इन्फेक्शन क्या है, लाइव पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय कंज्यूम इन्फेक्शन। ठीक है, कोई लाइव पैथोजेनिक बैक्टीरिया हमने ले लिया और उससे क्या होगा, आपको इन्फेक्शन कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई इन बॉडी, तो आपने कोई भी बैक्टीरिया अपनी बॉडी में ले लिया, वो बॉडी में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके चलते डिजीज हो रहा है। जैसे कि जिसका एग्जाम्पल क्या है, टाइफॉइड है। टाइफॉइड में ये होता था, खाने के थ्रू क्या आ जाता था, खाने या वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में बैक्टीरिया आ जाएगा वो, और वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में
हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में बढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है, जैसे टाइफाइड में होता है, ठीक है। और फिर है दूसरा इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन में क्या होता है, पैथोजन बैक्टीरिया फ्रॉम फूड, ठीक है, हमारे फूड से। इसमें तो आपकी बैक्टीरिया आपको हार्मफुल कर रहा है, ठीक है। इसमें जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में पहुंच गए हैं, जो भी वायरस या कुछ हमारी बॉडी में पहुंचा है, उसके टॉक्सिन्स भी तो रिलीज़ करेगा ना, वो जहर भी तो बनाएगा ना, बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स भी रिलीज़ करेगा। तो इसमें टॉक्सिन्स, आपकी बॉडी में टॉक्सिन ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉक्सिन ज़्यादा हार्मफुल हो रहे हैं। और इसमें जो टॉक्सिक इन्फेक्शन में है, ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई इन बॉडी एंड रिलीज टॉक्सिन्स, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म भी और टॉक्सिन्स भी दोनों हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, ठीक है, दोनों ही हमारी बॉडी में हार्मफुल हो रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड टॉक्सिन्स बोथ हार्मफुल, ठीक है, इसमें दोनों हार्मफुल है। इसमें तो बॉडी के लिए जो वायरस है वो सिर्फ हार्म कर रहा है, इसमें वायरस हार्म नहीं कर रहा, वायरस से जो टॉक्सिन्स निकल रहे हैं वो हार्म कर रहे हैं, इसमें दोनों हार्म कर रहे हैं, ठीक है, टॉक्सिक इन्फेक्शन में। तो ये क्या है, ये हमारे बायोलॉजिकल हजार्ड्स हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले गए हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। फिर है केमिकल हजार्ड्स। केमिकल हजार्ड्स क्या होते हैं, केमिकल हजार्ड्स है केमिकल इंट्रोड्यूस इन फूड फॉर इलनेस और इंजरी, पेस्टिसाइड्स, ड्रग रेसिड्यू एंड कलर एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, ये सब केमिकल्स हैं जो हमारे खाने के थ्रू हमारी बॉडी में चले जाते हैं, फिर बॉडी में क्या करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट देते हैं। जैसे केमिकल इंट्रोड्यूस इन फूड फॉर इलनेस एंड इंजरी, ठीक है, आपने किसी इलनेस या इंजरी के चलते आपको क्या मिला है, कोई केमिकल मिला है, ठीक है, आपकी बॉडी में कोई केमिकल चला गया है, ठीक है, कोई पेस्टिसाइड चला गया है, जो वो कीटनाशक होता है वो आपके खाने के थ्रू आपकी बॉडी में चला गया है, कोई ड्रग रेसिड्यू चला गया है, कोई कलर चला गया है। तो ये सब क्या करेंगे, आपकी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट करेंगे। ये केमिकल्स हमारी बॉडी में जाकर के हजार्डियस कंडीशन बनाते हैं, टॉक्सिक कंडीशन बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, नेचुरली अकरिंग केमिकल्स, ठीक है। नेचुरली अकरिंग केमिकल्स क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स हमारे जैसे मशरूम को खा के कई बार लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो क्या ये कुछ केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे कुछ केमिकल्स हैं जो बॉडी में पाए जाते हैं, तो सॉरी फूड आइटम में पाए जाते हैं। तो ये हमारी बॉडी में चले जाएंगे तो क्या होंगे, हजार्डियस होंगे और हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस कंडीशन बनाएंगे। जैसे मशरूम है, मशरूम खा के लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो नेचुरली अकरिंग केमिकल्स है जो कुछ प्लांट्स में पाए जाते हैं, हम गलती से उसे खा लेते हैं, तो वो हमारी बॉडी में क्या, हमें क्या करेंगे, डेथ, हमारी बॉडी में डेथ भी कर देते हैं, ठीक है। तो इन प्लांट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स, ये हमारे प्लांट्स में पाए जा सकते हैं, एनिमल्स में पाए जा सकते हैं, ठीक है। और आपके जैसे मशरूम हो गया, माइकोटॉक्सिन्स भी है एक। तो ये सब क्या है, ये हमारे एक केमिकल्स हैं जो हमारे प्लांट्स में पाए जाते हैं, जब हम इन्हें खा लेते हैं तो हमारे लिए भी ये हार्मफुल होते हैं। अनइंटेंशनल केमिकल्स, ठीक है। अनइंटेंशनल केमिकल्स क्या होते हैं, जो हम जानबूझ करके अपने खाने में नहीं ऐड करते पर वो गलती से हो जाते हैं। जैसे कहीं फैक्ट्री में कोई चीज़ बन रही है, वो पैक हो रही है, पैक होते समय कुछ उसमें ऐड हो गया है, या फिर कोई प्रोसेस के थ्रू हम कोई चीज़ उसमें ऐड है जो कि हमें नहीं लगता था कि वो हार्मफुल है, तो वो सब किस में आएगी, वो अनइंटेंशनल, हमने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो रहा है वो, ठीक है। ऐसा केमिकल हमारे खाने में ऐड हो गया, जैसे लेड हो गया, पॉलीक्लोरिनेटेड हो गया, आपका डाइफिनाइल्स हो गए, ठीक है। ये सब क्या है, ये आपके अनइंटेंशनल केमिकल्स है जो गलती से हमारे खाने में ऐड हो जाते हैं। फिर इंटेंशनल केमिकल, ठीक है। इंटेंशनल केमिकल्स क्या है, इसमें आपका एडिटिव्स हो गए, कलर्स हो गए, स्टेबलाइजर्स हो गए, जो कुछ चीज़ें हम अपने खाने में इसलिए डालते हैं, जैसे कि प्रिजर्वेटिव्स हो गए, ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स केमिकल हम डाल देते हैं ताकि हमारा खाना जो है ख़राब ना हो, लेकिन वो केमिकल्स भी क्या होते हैं, कभी कभार बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो वो हम जानबूझ के डालते हैं, इंटेंशनल वाले, किसी ना किसी फंक्शन के चलते हम उसे जानबूझ के डालते हैं, ठीक है। फिर ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये हमारे, इसका फूड इम्प्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हर शब्द क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये कोलोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम है, ये आपका क्या है, वॉमिटिंग और डायरिया हो जाता है अगर ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला गया तो, ठीक है। इसमें ये क्या है, ये आपका कैन फूड और आपका जो डब्बा बंद खाना होता है और मीट और फिश में ग्रो करता है ये, ठीक है। किसमें, मीट और फिश और कैन फूड में ग्रो कर जाता है ये आपका कोलोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम, ठीक है। फिर है टीनिया सोलियम, ठीक है, ये आपका मीट और पोक में पाया जाता है, ठीक है। मीट और पोक में ग्रो कर जाता है और जब हम उस मीट और पोक को खाते हैं, हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में भी आ जाता है और ब्रेन में सिस्ट भी बना देता है ये, ठीक है। हमारे शरीर ब्रेन में क्या कर देता है, सिस्ट बना देता है अगर हमारी बॉडी में बैक्टीरिया चला गया है, तो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया है तो।
फिर है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या क्या करता है, ये हमारी बॉडी में वाटर के थ्रू आ सकता है, रॉ फ्रूट्स के थ्रू और वेजिटेबल के थ्रू हमारी बॉडी में आ सकता है। ये इंटेस्टाइन में इफेक्ट करता है, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसमें अटैक कर सकता है। ये लीवर में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, हार्ट और ब्रेन में भी अटैक कर सकता है। ये आपका एंटमीबा हिस्टोलिका। अभी कोविड के बाद एक एंटमीबा आया था जो आपके ब्रेन को डेड कर रहा था किसी देश में, वो भी चला था, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी ये सारी चीज़ों को इफेक्ट करता है। फिर है सॉल्मिनेला सेप है आपका, ये आपका एंट्रिक फीवर होता है इससे, ठीक है। एंट्रिक फीवर मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू आपको क्या आ जाता है, फीवर आ जाता है, क्योंकि ये क्या किसको डैमेज करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को। एंट्रिक मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करता है, इंटेस्टाइन को करता है, ठीक है। ये आपका किस में पाया जाता है, एग हो गया, मीट हो गया, मीट प्रोडक्ट्स हो गया, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, खासकर आइसक्रीम में, इन सब में ही ग्रो कर जाता है आपका सैल्मोनेला सेप। ये आते हैं एग्जाम में, ठीक है। फिर है आपका स्टेफिलोकोकस है हमारा ओरियस, ठीक है। ये आपका किसमें, ये स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन देता है, ये वाला बैक्टीरिया, ठीक है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन देता है। ये आपका कस्टर्ड में पाया जाता है, क्रीम में पाया जाता है, बेकरी फूड में पाया जाता है, पोल्ट्री में पाया जाता है, इन सब में ग्रो कर जाता है ये वाला बैक्टीरिया, ठीक है। मीट में देखो बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि मीट में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। वाटर कंटेंट होता है तो ऑब्वियसली उसमें बैक्टीरिया, उसके अलावा वाटर कंटेंट के अलावा उसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, तो और क्या चाहिए बैक्टीरिया को, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। तो वो उसमें मीट में सबसे ज़्यादा आपका जो है बैक्टीरिया, सबसे ज़्यादा जल्दी जो ख़राब होगा, मीट ख़राब होगा आपका, ठीक है। फिर है शिगेला। शिगेला आपका डिसेंट्री देता है। डिसेंट्री मतलब जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें इन्फेक्शन करता है, ठीक है। जैसे, और ये किसके थ्रू आता है, ये रॉ वेजिटेबल्स हैन और आपका जो डेयरी प्रोडक्ट है, जब हम इनको खाते हैं और क्या इन पे हो सकता है कि ये ग्रो कर रहा हो, तो हमारी बॉडी में ये आ जाएगा, ठीक है। फिर है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस आपका क्या है, ये आपका मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में पाया जाता है। ये सब हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है जो कहीं कहीं हमारी बॉडी, हमारे इन फूड आइटम में ग्रो कर जाते हैं, और फिर जब हम इन फूड आइटम को खाते हैं तो हमारी बॉडी में भी चले जाते हैं, और फिर हमारी बॉडी में जाकर के थ्रोट इन्फेक्शन, मिडिल ईयर सिनेसिस हो गया, आपका लंग्स हो गया, ये सब बीमारियां हैं, ठीक है। स्किन हो गया। सिनेसिस में क्या होता है, आपके ब्रेन में ना सितारे बजते रहते हैं, आपको ऐसा लगेगा कुछ ना कुछ आपको सुनाई दे रहा है, आपके कान बजना जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, दिमाग की थोड़ी हट जाती है, ठीक है। लंग्स हो गया आपका, स्किन हो गया, टिश्यू हो गया, अंडर द स्किन, हार्ट वॉल्स हो गए, और आपका जो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है, इन सब में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, इससे स्ट्रेप्टोकोकस से, ठीक है। और किस में पाया जाता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में ग्रो कर जाता है ये, ठीक है। हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी, ये हमारा पाया जाता है पेप्टिक अल्सर का में हो, ये क्या करता है, पेप्टिक अल्सर करता है बॉडी में, ठीक है। इस बैक्टीरिया कई बार एग्जाम में आया है कि पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है, तो हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी है। ये क्या होता है, पर्सन टू पर्सन क्या करता है, ये पर्सन टू पर्सन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है। कांटेक्ट कैसे, स्लाइवा के थ्रू, वॉमिटिंग के थ्रू या स्टूल्स के थ्रू, ठीक है। स्लाइवा हो गया, आपकी लार हो गई, उसके थ्रू होता है, ठीक है। उसके थ्रू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुंच जाएगा। वॉमिटिंग के थ्रू पहुंच सकता है ये, ठीक है, किसी ने वॉमिट किया और किस तरीके से उसका बैक्टीरिया जो है दूसरे व्यक्ति तक पहुँच गया है, ठीक है। और कंटेमिनेटेड फूड और वाटर को अगर आप खाओगे तो उसमें व्यक्ति में भी ये आपको देखने को मिल सकता है। कंटेमिनेटेड वाटर और फूड मतलब उस वाटर या फूड में वो बैक्टीरिया है, और फिर किसी और व्यक्ति ने उस वाटर या फूड को कंज्यूम कर लिया तो उसको उसके अंदर ये पहुंच जाएगा, ठीक है। एसेरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स, ठीक है, ये है आपका एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स, ठीक है। ये आपका राउंड वॉर्म्स है, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। राउंड वॉर्म्स मतलब कीड़े, बड़े, आपने देखा होगा बड़े बड़े वॉर्म्स निकलते हैं बच्चों के पेट में, ठीक है, कीड़े जो हो जाते हैं बच्चों के पेट में, तो ये राउंड वॉर्म भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये भी आपका फीसिस टू फूड एंड वाटर से स्प्रेड होता है, मतलब किसी व्यक्ति के स्टमक में है, ठीक है, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में है, वहाँ पे इसने अपनी कॉलोनी बढ़ा रखी है, फिर वो जब फ्रेश होगा, बच्चा पॉटी करेगा तो उसके पॉटी के वेस्ट से फिर किसी खाने या पानी में ऐड हो जाएगा, फिर हम लोग उसे कंज्यूम करेंगे तो हमारे अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये वही है फीकल ओरल रूट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। थ्रेड वॉर्म है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है ये, ठीक है। और कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू ये लोगों में पहुंचता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करता है थ्रेड वॉर्म, ठीक है। थ्रेड वॉर्म जो है किसको डैमेज करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करता है, ठीक है। फिर है ट्रिशिनेला
स्पाइरलिस, ठीक है, स्पाइरलिस है आपका ट्रिचिलिना और स्पाइरलिस, ठीक है। ये आपका है इफेक्ट नर्व सिस्टम, ये आपका दिमाग का नर्व सिस्टम जो होता है ना उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। और जनरली किसमें पाया जाता है, ये अनकुक्ड और रॉ मीट में पाया जाता है। स्पेस यूजुअली पोक में पाया जाता है, ठीक है। पोक मतलब सुअर का मीट जो हम खाते हैं, ठीक है, पिग का जो खाते हैं। तो ये क्या है, ये आपके इसमें पाया जाता है कोलोस्ट्रिडियम परफ्यूजिनस, ठीक है। ये आपका क्या है, ये फूड पॉइजनिंग करता है इससे भी ये। और ये किसमें इसके ये वाला बैक्टीरिया क्या करेगा, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, आपको फूड पॉइजनिंग देगा। और इसमें आपका क्या पाया जाता है, ये किसमें पाया जाता है, रॉ जो आपका मीट और पोल्ट्री होती है इन द इंटेस्टाइन ऑफ द एनिमल, ये एनिमल के इंटेस्टाइन में ही पाया जाता है और इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। फिर इन्हीं एनिमल्स को हम काट कूट के खा जाते हैं तो वो हमारे अंदर भी आ जाता है, ठीक है। फिर है सेम्फिलोबैक्टीरियम जेजूनी, ठीक है। ये डायरिया करता है, इससे डायरिया हो जाता है, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है, ये पोल्ट्री के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कैटल हो गया आपके, इन सब के बॉडी में, डॉग कैट्स इन सब के बॉडी में भी पाया जाता है। फिर इनकी बॉडी से हमारे अंदर आ जाता है और हमें क्या कर देता है, डायरिया कर देता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे कुछ अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया हैं जो एग्जाम में आते हैं। बैक्टीरिया क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जैसे ये तो वॉर्म्स है जो ये वाले पढ़े ना हमने लास्ट वाले, जैसे थ्रेड वॉर्म्स हो गए, आपका एस्केरिस हो गए, ये सब क्या है, ये वॉर्म्स हैं, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया, वॉर्म्स, वायरस, ये सब क्या करता है, आपकी बॉडी को हार्म में जा करके बॉडी को हार्म करने का काम करते हैं, ठीक है। फिर है आपका फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या क्या फैक्टर जो है वो अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो इसमें देखो फैक्टर अफेक्टिंग हमने पहले भी देखा था कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक तो ऑक्सीजन ज़रूरी है, ठीक है, ऑक्सीजन ज़रूरी है, ठीक है, और न्यूट्रिशन ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी हमने देखा है ऑक्सीजन न्यूट्रिशन में वाटर भी आप मान सकते हो कि वाटर भी इंपॉर्टेंट है और एक पर्टिकुलर पीएच भी। ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, एक पर्टिकुलर पीएच की ज़रूरत है और वाटर की ज़रूरत है। इतनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे तो न्यूट्रिशन है डिपेंड्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है। एनर्जी टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इन सब चीज़ों से क्या मिलेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलेगी और वो बढ़ेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इसीलिए आप देखोगे तो मीट में सबसे ज़्यादा आपको वो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हुए दिखाई देंगे। जल्दी ख़राब होता है मीट, इसलिए क्यों, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है और फैट भी है, इसलिए सबसे ज़्यादा पेरिशेबल फूड में आएगा, एकदम ख़राब हो जाता है, ठीक है। एनर्जी टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देते हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, डेवलप करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, फिर वो फूड को, अगर बैड बैक्टीरिया हैं तो फूड को ख़राब भी करने का काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका न्यूट्रिशन में आपका एक तो दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक है और हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक कौन से वाले होते हैं, खुद खाना पकाते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल से, ठीक है। जैसे इसमें क्या आएगा आपका केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, ठीक है। ये वो वाले हैं। ऑटोट्रॉफिक वो है जो आपके प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स हो गए, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, तो रॉ मटेरियल होना चाहिए, वह वाटर होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वो अपना जितना भी स्टार्च और ग्लूकोज है वो खुद बना लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक हो गए, ठीक है। और हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो दूसरों पे होते हैं भाई, जैसे कि डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर न्यूट्रिशन, जैसे ई. ठीक है, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ गए, वो हमसे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, ठीक है। जैसे वॉर्म्स थे, वॉर्म्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए, हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स को वो ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हेट्रोट्रॉफी हो गया जो किसी दूसरे पे डिपेंड है अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। अब हमारा इसमें क्या है, ऑक्सीजन के बेस पे अगर हम देखें तो न्यूट्रिशन के बेस पे थे, ठीक है। न्यूट्रिशन के बेस पे हमारे पास दो हैं, एक है ऑटोट्रॉफिक और है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक कौन है, जो खुद ही अपने न्यूट्रिएंट्स का इंतजाम कर लेते हैं। हेट्रोट्रॉफिक वो है जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन के बेस पे अगर हम देखें तो दो तरह के हैं, एक है एरोबिक कंडीशन, एक है एनोरोबिक कंडीशन। एरोबिक कंडीशन में क्या है, इसमें आपको कुछ बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, कुछ बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती ग्रो करने के लिए भी, ठीक है। जैसे हम हैं, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, नहीं तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वो बिना, अगर ऑक्सीजन मिली तो उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं है ऑक्सीजन फिर भी वो क्या कर लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें भी दो तरह के हैं, एक है ऑब्लिगेट और एक है फैकल्टेटिव, ठीक है। ऑब्लिगेट कौन सा है, ये ऑक्सीजन के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते, अगर इन्हें ऑक्सीजन मिल गई तो इनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, हवा लगते ही ये
राम प्यारे हो जाएंगे, ठीक है। और फैक्युल्टेटिव क्या है हमारा, सर्वाइव विद और विदाउट ऑक्सीजन, इन्हें ऑक्सीजन मिले या ना मिले ये फिर भी सर्वाइव कर लेंगे, ठीक है। जबकि ये वाले क्या है, ऑक्सीजन मिलते ही इनकी डेथ हो जाएगी, ये ऑक्सीजन में सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास न्यूट्रिशन के बेस पे ऑटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है, और ऑक्सीजन के बेस पे हमारे पास एरोबिक है और एनारोबिक है, ठीक है। एनारोबिक कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं है तब भी वो बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है, और एरोबिक में ऑक्सीजन है तभी वो सर्वाइव करेगा, मतलब कि बैक्टीरिया को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फिर टेम्परेचर है, तो क्या हो गया, एक तो आपका इसमें क्या क्या हो गया, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, ठीक है, बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए। दूसरा ऑक्सीजन की ज़रूरत है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए। अब थर्ड है टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी चाहिए भाई, क्योंकि अगर हम देखें तो फ्रिज में हम मिल्क को इसीलिए तो रख देते हैं क्योंकि वहाँ पे एक टेम्परेचर कम कर दिया जाता है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे ग्रो करते हैं। तो ये क्या है, ये माइक्रोब सर्वाइव एट डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग माइक्रोब्स के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है उनके सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। फेवरेबल टेम्परेचर फॉर ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, उन्हें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए जिसमें वो सर्वाइव कर पाएंगे, यानी कि ग्रो करेंगे। अगर आप देखो मिल्क को आप बाहर के टेम्परेचर में रख दोगे, ठीक है, तो वो फटाफट आपका ग्रो खराब हो जाएगा एक ही दिन में, क्योंकि उसमें माइक्रोब्स जो है फटाफट ग्रो हो जाएंगे। अगर आप उसे रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो 3-4 दिन जो है वो चल जाएगा, ठीक है। इसमें थर्मोफिलीज है, मीज़ोफिलीज है और आपका साइक्रोफिलीज है, ठीक है। थर्मोफिलीज में क्या है, ये बैक्टीरिया करते हैं, बैक्टीरिया ग्रो एट 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। अगर आपके जो भी टेम्परेचर है वो 40 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये बैक्टीरिया उसमें भी ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। मीज़ोफिलीज में क्या है, ये वाले बैक्टीरिया सिर्फ 20 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड में करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हम मिल्क डालते हैं दही जमाने के लिए, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस है, तो थोड़ा सा मिल्क को वार्म करके डालते हैं, ठीक है, तभी तो वो इतना अच्छे से ग्रो कर जाता है। और जाड़ों में इसीलिए दही जो है अच्छी नहीं जमती है, क्यों, क्योंकि जाड़ों में हमारा टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो जो दही का जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस उसे इतना टेम्परेचर नहीं मिल पाता है, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका साइक्रोफिलीज। साइक्रोफिलीज में क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 to 25, ये -0 डिग्री सेंटीग्रेड से -10 to -20 डिग्री सेंटीग्रेड में भी ग्रो कर जाएगा। मतलब आप फ्रिज में भी रखोगे इसे तब भी ग्रो कर जाएगा, माइनस में है ना, तो इसका मतलब क्या है, ठंडा है, ये बहुत हद तक ठंड वाले उसमें भी टेम्परेचर में भी क्या कर जाता है, ये ग्रो कर जाते हैं हमारे साइक्रोफिलीज वाले जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है। वाटर एक्टिविटी क्या है, वाटर एक्टिविटी जैसे कल मैंने आपको बताया था, शुगर को अगर चाशनी बना देंगे और जो है तो उसमें वाटर जो है बाइंड हो जाता है, जब वाटर बाइंड हो जाएगा तो वाटर की एक्टिविटी ही नहीं हो पाएगी, और वाटर एक्टिविटी नहीं हो पाएगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ये हमने कल पढ़ा था बहुत अच्छे से, ठीक है। तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते जहाँ पे आपने वाटर की एक्टिविटी को बाइंड कर दिया। इसीलिए आप देखोगे जैसे आपके जो कुकुम्बर हो गए, तरबूज हो गया, ठीक है, इस तरीके के जिनमें ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है, ये चीज़ें सबसे पहले ख़राब होती हैं, 2 दिन में ख़राब हो जाएगा आपका जब आप तरबूज फ्रिज से बाहर निकाल के रख दोगे, क्यों, उसमें वाटर इतना है कि फटाफट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे उसमें क्या हो जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। तो वाटर एक्टिविटी भी है, अगर हम बांध लें उस वाटर को तो वहाँ पे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पीएच, ठीक है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पीएच है कि इसमें पीएच आपका मैक्सिमम मिनिमम पीएच फॉर सर्वाइवल है हर बैक्टीरिया के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। सिर्फ हम बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे, हम सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, वायरस हो गया, फंगस हो गया, ठीक है, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अपना खुद का एक पर्टिकुलर पीएच होता है जिसमें वो ग्रो करता है, अगर उसे वाला पीएच मिलेगा तो वो ग्रो करेगा, वो पीएच नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। लाइट है आपका इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, जो आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया उन्हें लाइट की भी तो ज़रूरत होती है ना, तभी तो वो करेंगे, तो क्योंकि जब तक सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तब तक वो वहाँ पे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए आप देखो कि सूरज की रोशनी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो करने या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज़ को बिल्कुल उसमें रखोगे तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमने जो आज पढ़ा वो टॉपिक पढ़ा हमने फूड माइक्रोबायोलॉजी का, ठीक है। तो फूड माइक्रोबायोलॉजी में हमने ये देख लिया कि क्या होते हैं फूड के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस तरीके से ग्रो करता है। प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक पढ़ा हमने, ये देखा। उसके बाद हमने बायोलॉजिकल हजार्ड्स, केमिकल हजार्ड्स, जिसमें हमने मेन जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं, ऑर्गेनिज्म और फूड इन्फेक्शन, ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में।
चलिए आज का हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।